हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कि हेयर से एविडेंस क्या होता है और क्या रीज़न है कि हेयर से एविडेंस को एक्सक्लूड किया गया है और इसके एक्सेप्शंस क्या हैं। इसके पहले हम लोगों ने जाना कि ओरल एविडेंस क्या होता है और वहाँ पर लिखा था कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, जिसका मतलब ये था कि हेयर से एविडेंस को एक्सक्लूड किया गया था। तो यहाँ पर उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि हेयर से एविडेंस क्या होता है। तो हेयर से एविडेंस बहुत इजी है। हमने देखा था कि एविडेंस कैसा होना चाहिए कि अगर एक पर्सन है, उसने कोई चीज़ देखी है होते हुए, तो वही पर्सन एविडेंस दे रहा है कोर्ट में। मतलब वो डायरेक्टली बता रहा है जो उसने खुद देखा है या फिर जो उसने खुद सुना है, वो डायरेक्ट ओरल एविडेंस हो गया। बट हेयर से एविडेंस क्या हो गया कि जो पर्सन है, जो विटनेस है, जो कोर्ट में अपेयर हो रहा है और टेस्टिमनी दे रहा है, एविडेंस दे रहा है, उसने उस अकरेंस को, जिसका वो एविडेंस दे रहा है, उसने खुद नहीं देखा है, खुद नहीं सुना है, उसने किसी और पर्सन से कुछ सुना है और उसके बारे में वो कोर्ट में बता रहा है, तो वो हेयर से एविडेंस हो जाएगा। जैसे सुनी सुनाई बातों पर जो वो एविडेंस दे रहा है, वो हेयर से एविडेंस हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कोई विटनेस है जिसने खुद एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा, उसको किसी और पर्सन ने बताया और फिर वो पर्सन जाकर कोर्ट में बता रहा है, तो ये कैसा एविडेंस हो गया? ये हेयर से एविडेंस हो गया, जो उसने किसी और से सुना था और खुद नहीं सुना था और अब वो जाकर कोर्ट में बता रहा है। तो ये आपका हेयर से एविडेंस हो जाएगा। जनरल रूल क्या है कि हेयर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता है। आपको हमेशा कोर्ट में बेस्ट एविडेंस देना है। वो प्राइमरी एविडेंस हो सकता है, वो डायरेक्ट एविडेंस हो सकता है। सुनी सुनाई बातों पर एविडेंस नहीं दिया जाता है। ये आपका जनरल रूल है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, वो हम आगे कवर करेंगे। अब हम देखते हैं कि हेयर से एविडेंस एडमिसिबल क्यों नहीं है। क्या रीज़न है कि हेयर से एविडेंस को कोर्ट में एडमिसिबल नहीं किया जा रहा है, इसको एक्सक्लूड किया जा रहा है? तो ये वीक टाइप ऑफ एविडेंस होता है। जो पर्सन एविडेंस दे रहा है, जो विटनेस है, उसने खुद तो देखा नहीं है कुछ भी, ना ही उसको खुद उसने कुछ सुना है, उसको किसी और से पता चला है, वो जाकर वो कोर्ट में बोल रहा है। तो ये कैसा एविडेंस है? ये वीक है। यहाँ पर वो पर्सन खुद अकाउंटेबल नहीं है। अगर सिचुएशन हकीकत में कुछ और होती है तो वो तो पलट जाएगा, वो तो कहेगा हम मुझे नहीं पता, मैंने तो किसी और से सुना था, तो कोर्ट उसको ढूंढेगी जाकर। इसलिए ये बहुत वीक तरीके का एविडेंस होता है। और इसमें जिस पर्सन ने हकीकत में कुछ देखा था, जैसे बी पर्सन कोर्ट में आकर विटनेस की तरह एविडेंस दे रहा है और बी जो एविडेंस दे रहा है वो ए ने उससे कुछ कहा था, उसके कहने पर दे रहा है। अब बी कोर्ट में है। अब जो वाकई में जिसने कुछ देखा था फिर बी को बताया था, उसका तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो ही नहीं रहा है। जो पर्सन ए है, ए का तो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। ए के कहने पर बी कुछ कोर्ट में बता रहा है, तो जो एक्चुअली में जिसने विटनेस किया सारे इंसिडेंट को, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर जो विटनेस है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन क्या ही करेंगे, क्योंकि वो तो एक्चुअली में विटनेस तो है नहीं, वो तो किसी और की कही हुई बात कोर्ट में बता रहा है। इसलिए भी ये वीक एविडेंस होता है। अब यहाँ पर पर्सन ऐसा भी तो कर सकता है कि उसको ए ने बताया कुछ हो, लेकिन बी कोर्ट में जाकर कुछ और बताए, अपनी तरफ से बात को चेंज कर दे, बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता दे। कि अगर ए बी को बता रहा है कि दो लोगों ने कोई मर्डर किया और बी जाकर कोर्ट में एविडेंस दे रहा है, तो वो सी का भी नाम लगा दे कि ए ने मुझे बताया था कि तीन लोगों ने मर्डर किया और उसमें सी भी शामिल था, जबकि हकीकत में तो ऐसा था ही नहीं। तो वो बी क्या कर सकता है? अपने हिसाब से बातों को चेंज कर सकता है। इसलिए भी ये एडमिसिबल नहीं होता। अब ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट ही बताए। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कुछ बताया, दूसरे पर्सन ने तीसरे पर्सन को कुछ बताया, फिर वो जाकर कोर्ट में बात पहुंची। जब तक कोर्ट में बात पहुंची तब तक जो मेन मुद्दा क्या था वो चेंज ही हो गया। कोई मतलब उसका जो एक्यूरेसी था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया।
बात कुछ और थी, कोर्ट में पहुंचा कुछ और है, क्योंकि एक्यूरेट ही नहीं रहा। अभी इंटेंशनली किया हो पर्सन ने, वो बात अलग है। विटनेस ने ये चीज़ जो बात को चेंज कर दिया, ये उसने इंटेंशनली किया हो या फिर ऐसे ही हो गया हो, क्योंकि होता है ना कि एक ने दूसरे को कुछ बताया, फिर जब वो बात तीसरे तक पहुंचती है तब तक बात का मतलब ही बदल चुका होता है, तो ये भी हो सकता है। तो ये सारे रीजंस हैं जिस पे क्या होता है कि हेयर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता है। अब जो रियल विटनेस था, जैसे कि जो ए था जिसने खुद सब कुछ देखा था, उसका तो ओथ पर एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ, वो तो था ही नहीं कोर्ट में ना, बी था, तो उसका क्या ही ओथ पे एग्जामिनेशन होगा, और वो बाद में अपनी बात को पलट देगा। तो इसलिए ये सारे रूल्स की वजह से क्या होता है कि जो हेयर से एविडेंस होता है वो एडमिसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये एक अच्छा एविडेंस नहीं माना गया है। बट हमारे लॉ में हर चीज़ का अपवाद होता है, तो यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके अंदर हेयर से एविडेंस को एडमिसिबल माना गया है। जैसे कि आप इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 6 देखेंगे, जो कि करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो कि बात करता है रेस जेस्टे की। मतलब कि कोई पर्सन है जिसने कुछ विटनेस किया है, कुछ इंसिडेंट को देखा है और एज अ पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजैक्शन में देखा है, तो उसके द्वारा दी गई टेस्टिमनी क्या हो जाएगी, एडमिसिबल हो जाएगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। लैंडमार्क केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर वर्सेस फॉस्टर का। यहाँ पर क्या होता है, एक पर्सन होता है जिसका जो जो मर जाता है स्पीडी ट्रक से, उसकी डेथ कॉज हो जाती है। जो विटनेस होता है उसने अपनी आंखों के सामने एक्सीडेंट हुए होते नहीं देखा होता है, उसने खुद इंसिडेंट नहीं देखा है, बट उसने क्या देखा है, उसने देखा है कि एक ट्रक है जो बहुत ज़ोरों से जा रहा है, और एक पर्सन है जो वहाँ पर एकदम इंजर्ड है, मरे की हालत में है, और उस पर्सन ने बताया है उसको कि इस ट्रक की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। अब वो पर्सन जिसने एक्सीडेंट होते खुद तो देखा नहीं, उसको एक इंजर्ड पर्सन ने बताया, और उसने सिर्फ स्पीडी ट्रक देखा कि एक ट्रक बहुत ज़ोरों से वहाँ से जा रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो विटनेस है, जो पर्सन है, ये इसका जो विटनेस है, टेस्टिमनी है, वो एडमिसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन में इसने एक स्पीडी ट्रक देखी और इसको सॉरी इंजर्ड पर्सन ने कुछ बताया जो कि उससे जुड़ा हुआ था, और ये सब कैसे हुआ, एज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन में हुआ। तो ये सेक्शन नंबर 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। तो कोई पर्सन जो एज अ पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजैक्शन में कुछ विटनेस करता है वो रेलेवेंट हो जाता है। उसके बाद दूसरा एक्सेप्शन है एडमिशन। तो कोई पर्सन है जिसको किसी दूसरे पर्सन ने कुछ एडमिट किया है, कोर्ट में एडमिट नहीं किया है, कुछ एडमिशन किया है कोर्ट के बाहर। अब वो पर्सन है जिसके सामने एडमिट किया गया है, वो जाकर कोर्ट में बता रहा है कि इस पर्सन ने ऐसा एडमिशन किया है, अपने किसी भी फैक्ट का एडमिशन किया है। तो जिस पर्सन ने एडमिशन किया है वो डायरेक्टली कोर्ट के सामने नहीं है, उसने किसी और पर्सन के सामने एडमिशन किया है, और जिस पर्सन के सामने एडमिशन किया है वो जाकर बता रहा है कि फला व्यक्ति ने इस फैक्ट को एडमिट किया है, माना है। तो ये क्या हो गया, ये भी एडमिसिबल हो जाएगा। उसके बाद है कन्फेशन। तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात हो रही है। कोई पर्सन है जिसने किसी और पर्सन के आगे अपने गिल्ट को कन्फेस किया है, और जिस पर्सन के आगे कन्फेस किया है वो पर्सन जाकर कोर्ट में बता रहा है कि इस पर्सन ने अपने गिल्ट को कन्फेस किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एविडेंस, ये जो पर्सन है जो बता रहा है कि इसने मेरे सामने गिल्ट को कन्फेस किया है, उसकी जो टेस्टिमनी है, जो उसका एविडेंस है, वो क्या हो जाएगा, वो एडमिसिबल हो जाएगा। उसके बाद है डाइंग डिक्लेरेशन। तो कोई पर्सन है जो मर रहा है और मरते समय वो बताता है कि उसकी डेथ कॉज के किस वजह से हुई, या फिर क्या सरकमस्टांसेस थे जिसके अंदर उसकी डेथ कॉज हुई है। तो जिस पर्सन को उसने बताया वो एज अ विटनेस क्या कर सकता है, एविडेंस दे सकता है जाकर। तो इससे क्या होगा, जैसे आपको पता होगा पकाला नारायण स्वामी के केस में क्या हुआ था कि हस्बैंड गया था अपने दोस्त से मिलने, और वो अपनी वाइफ को बता कर गया था, और फिर यहाँ पर ये हुआ था कि
जो सरकमस्टांसेस हैं उसके अंदर पर्सन की डेथ हुई है, उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, ये माना गया था। और वो सरकमस्टांसेस क्या हुए थे, उसने अपनी वाइफ को बताए थे। वाइफ ने बताया कोर्ट में। तो जो पर्सन मर रहा था उसने डायरेक्टली तो कोर्ट में बताया नहीं कि मेरे मरने का कारण ये है या फिर ऐसे सरकमस्टांसेस की वजह से मेरी डेथ हुई है। उसने बताया किसी और को, और वो पर्सन जाकर बता रहा है कोर्ट में। तो ये क्या हो गया, ये भी हेयर से रूल का एक्सेप्शन हो जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 27 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 33 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का। यहाँ पे बात करी गई है वो सारे एविडेंसेस जो पार्टीज़ के द्वारा प्रिसीडिंग में दिए गए थे। अब वो पार्टीज़ सब्सीक्वेंट प्रिसीडिंग में नहीं आ सकती है, तो जो उन्होंने पहले फॉर्मर प्रिसीडिंग में जो भी एविडेंस दिए थे उनको एडमिट किया जा सकता है सब्सीक्वेंट प्रिसीडिंग में। ये सेक्शन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद है एविडेंस ऑफ एक्सपर्ट, तो जहाँ पर एविडेंस एक्सपर्ट के एविडेंस की ज़रूरत है और एक्सपर्ट को खुद कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है। एक्सपर्ट की कोई ट्रीटी है जिसके अंदर ये ग्राउंड्स हैं, जो एक्सपर्ट के ओपिनियन है वो प्रूफ किया जा सकता है, एक्सपर्ट के ओपिनियन के ग्राउंड्स को प्रूफ किया जा सकता है। तो एक्सपर्ट तो बुलाया नहीं जा सकता, उसकी ट्रीटी से उसके ग्राउंड्स को साबित किया जाएगा। इसको भी हम लोग पिछले ही वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो ये सारे एक्सेप्शंस हो जाएंगे आपके हेयर से रूल के। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये टॉपिक प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।